डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सच के साथ और मैं हूं पुलकित शुक्ला। सच के साथ के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह कुछ नया लेकर हम एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं और आज सच के साथ में एक ऐसे सच की बात हम करेंगे जिससे वाकिफ तो हम कहीं ना कहीं सभी हैं, लेकिन जब बात इसको अमल करने की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें हम कोताही बरतते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जब हम खाने की बात करते हैं या फिर हम बात अपने भोजन की करते हैं, जब भोजन की थाली को तैयार किया जाता है तो कोशिश करते हैं हम कि उसमें विविधीकरण रहे या फिर यूँ कहें कि वैरायटी रहे, जैसे कि दाल रहे, चावल रहे, रोटी रहे, सलाद रहे, रायता रहे या अचार रहे या फिर एक प्रकार का मीठा रहे, अपने अपने स्वाद अनुसार। तो कोशिश यही कहती है कि थाली जब इस प्रकार की होगी तो जो हमारे शरीर का पोषण है वो भरपूर उसको मिल सकेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब बात इन्हीं अन्नों की आती है, उसको उगाने की बात आती है, तो क्या हम इस वैरायटी को या फिर इस विविधीकरण को ध्यान में रखते हैं? जिस थाली के अन्न से हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है और उस थाली को बनाने के लिए हम संतुलन बनाते हैं, इतनी वैरायटी को ध्यान में रखते हैं, इन्हीं अन्नों को जब उगाने की बात आती है तो क्या हमारे किसान भाई या फिर हमारे जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं इस विविधीकरण से हमारे खेतों की जो हालत है उसको भी बेहतर किया जा सकता है? ना केवल इस विविधीकरण से खेतों की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि हमारे किसान भाइयों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी मजबूती आती है। तो कैसे विविधीकरण के जरिए हम खेती किसानी में मजबूती ला सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को सशक्त बना सकते हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, आज इस सच के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि विविधीकरण पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, इससे क्या बदलाव आ सकता है? किसान भाई विविधीकरण करके देख चुके हैं, कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर ये सब आपके मन में सवाल है तो इस कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज सच के साथ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सच के साथ की, लेकिन हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद कुछ खास एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो कि विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाता है। तो शुरुआत करते हैं सच के साथ की और जानते हैं कि फसल विविधीकरण से कैसे किसान भाइयों की आय में मुनाफा हो सकता है, उनकी आय को दोगुनी किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से। कृषि विविधीकरण से मतलब कम उत्पादकता की फसलों और फार्म कार्यों की बजाय अपेक्षाकृत उच्च कीमत वाली फसलों और अन्य फार्म उत्पादों को अपनाना है। कृषि विविधीकरण में खेती से जुड़े काम जैसे पशुपालन और मछली पालन आदि और फसलों के स्वरूप में विविधीकरण भी शामिल है। वहीं एक प्रमुख फसल की बजाय कई तरह की फसलें उगाना फसल विविधीकरण कहलाता है। इस तरह के विविधीकरण में मोटा अनाज, दाल, सब्जी, फल, तिलहन या फिर चारा जैसी फसलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना भी है। बता दें कि कृषि विविधीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीत क्रांति आदि शामिल हैं। हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान की उपज में खासा सुधार हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि ज्यादातर खेतों पर गिनी चुनी फसलों का कब्जा हो गया। इससे देश की खाद्य जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन कहीं न कहीं किसानों का मुनाफा घटता चला गया। इस समस्या से बचने के लिए फसल विविधीकरण का सहारा लिया गया। आपको एक बार फिर बता दें कि किसी एक फसल की बजाय कई तरह की फसलों को उगाना फसल विविधीकरण कहलाता है। इसके अलावा कम उत्पादकता की फसलों के बजाय ज्यादा कीमत वाली फसलों की खेती करना भी फसल विविधीकरण में आता है। इस तरह के विविधीकरण में मोटा अनाज, दाल, सब्जी, फल, तिलहन या फिर चारा जैसी फसलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर फायदों की बात करें तो विविधीकरण के कई फायदे हैं। विविधीकरण से किसान अपना जोखिम कम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसान एक ही फसल या उत्पाद पर निर्भर रहता है तो उस फसल के खराब होने या उसकी कीमत गिर जाने पर किसान को नुकसान हो सकता है।
लेकिन इस बात की संभावना काफी कम होती है कि एक साल में सभी फसलें या उत्पाद एक साथ विफल हो जाएं। इतना ही नहीं, विविधीकरण से किसान की आय ज्यादा नियमित होती है, क्योंकि इससे फसलों और पशु उत्पादों का विक्रय पूरे साल चलता रहेगा। फसल विविधीकरण अपनाकर किसान फसलों से बीमारी को दूर भगा सकते हैं। इसमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इसके अलावा फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। शुष्क इलाकों या ऐसे इलाकों जहां के लोगों को अक्सर मौसम की मार का सामना करना पड़ता है, फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। इतना ही नहीं, जलवायु आधारित कृषि में बेहतर लाभ और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए फसल विविधीकरण काफी उपयोगी साबित होता है। फसल विविधीकरण करके मांग के अनुसार नकदी फसलों की खेती किसानों के आर्थिक लाभ को बढ़ा सकती है। किसान मिट्टी का परीक्षण कराकर बाजार मांग के अनुसार फसलों को चुन सकते हैं। कम अवधि की 2 या ज्यादा फसलों को चुनकर, सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाकर और कम पानी वाली फसलों को लगाकर किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। कृषि के अलावा विविधीकरण किसानों को जोखिम प्रबंधन, अप्रत्याशित कारकों पर निर्भरता कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। सरकार पशुधन, डेयरी, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे कई आय स्रोत बनाए जा सके। ये प्रयास न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि कृषि विविधीकरण में क्या संभावनाएं हैं और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण जीवन को बेहतर किया जा रहा है। कृषि विविधीकरण के जरिए किसानों की आय को बढ़ाया जा रहा है और जमीनी स्तर पर इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो किसान भाई इससे अछूते रह गए हैं, उनको इसमें कैसे शामिल करना है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी को उनसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवाधर जी का। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, IRI पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर बाना जी। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, IRI पूसा, नई दिल्ली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोना नगरगाड़े जी। आपका भी बहुत स्वागत है। आप साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, IRI पूसा, नई दिल्ली से। और हमारे साथ एक खास मेहमान और हैं जिनका नाम है श्री सोरन सिंह। आप किसान हैं, मोदीपुरम गांव से, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, खेती किसानी में सब कुछ सही चल रहा है, किसान भाई अपनी अपनी फसलें जो पारंपरिक तौर पर उगा रहे हैं, लेकिन ये विविधीकरण करके आप लोग क्या कर लेंगे? विविधीकरण से क्या बदलाव खेती किसानी के क्षेत्र में आ जाएगा? कुछ किसानों के मन में ये भी सवाल आएगा कि हम सही तो कर रहे हैं, क्या हम बदल के क्या कर लेंगे? देखिए, ये आपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही जो बताया कि हमारी थाली जो है, थाली में सिर्फ आपको अगर दाल और रोटी ही दी जाए कई महीने तक, तो शायद है कि ना तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और ना आपकी भूख पूरी होगी। बिल्कुल। इसी तरीके से हम फसलों में क्या कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जहाँ भी है एकल पद्धति अपना रहे हैं। अगर चावल मतलब धान और गेहूँ जहाँ हो रहा है, वहाँ धान गेहूँ ही हो रहा है। जहाँ पर जो भी फसल चक्र वो ले रहे हैं, वो लगातार लेते चले जा रहे हैं जी। तो एक जैसी फसलों से हमारी कई सारी समस्याएं भी आ रही हैं। अब आप सोच के चलिए कि हम जैसे धान गेहूं ही ले रहे हैं और धान में या गेहूं में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो पूरी की पूरी फसल चौपट कर दे। तो विविधीकरण का जो सबसे बड़ा जो लाभ है वो है जोखिम कम करना। अब हम धान की जगह मक्का भी लगाए हों, अरहर भी लगाए हों और भी फसलें लगाए हों, तो हो सकता है एक फसल को नुकसान हो, दूसरी बच जाए, दूसरी को नुकसान हो, तीसरी बच जाए, तो कुछ न कुछ आमदनी आपकी होती रहेगी। तो ये जो हम देखते हैं जोखिम कम करने की क्षमता इस फसल विविधीकरण में। और फसल विविधीकरण का मतलब ये है, चाहे तो आप दूसरी फसल लगाएं उसमें, चाहे तो वैरायटी चेंज कर दें, या फिर
एक और तरीके के विविधीकरण जो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो वैल्यू एडिशन, जिसको हम कहते हैं मूल्य संवर्धन। जी, आप दाल उगा रहे हैं, मूंग उगा रहे हैं, अरहर उगा रहे हैं, आप साबुत बेच दे रहे हैं। जी, अगर छोटा सा प्रयास करके अगर दाल की चक्की लगा ली जाए, दाल मिल लगा ली जाए, तो उस दाल की कीमत एकदम 2 गुनी और 1.5 गुनी हमारे किसान को मिल सकती है। इसी तरीके से टमाटर उगाया, टमाटर की कीमत बाजार में कम हो गई, और आप चाहें कि उसे बेचना चाहें तो ऐसा है नहीं, रख भी नहीं सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको सॉस बनाने की पद्धति पता है तो आप उसका सॉस बनाइए और सॉस को बेचिए, सालों साल चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक तो फसलें बदलिए, फसलें ज़्यादा बढ़ाइए, और तीसरा यह है कि आप उनको प्रोसेस करिए, उनको मूल्य संवर्धन करिए, तो आपका ये विविधीकरण ये पर्याप्त होगा। और ये इससे बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे चर्चा में बढ़ाएंगे बातें। जी, डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बाना जी, डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बेहतर तरीके हैं कि इस प्रकार से विविधीकरण कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 पेज सब सामने आते हैं, विविधीकरण और व्यवसायीकरण। इन दोनों का अंतर सबसे पहले समझाइए, और किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है जोखिम कम करने के अलावा, अन्य फसलों का एक साथ लेकर हम कैसे चल सकते हैं, उसके अलावा और क्या मुनाफा हो सकता है अगर विविधीकरण के क्षेत्र में किसान भाई आगे बढ़ते हैं। जी, फसल एक ही तरीके की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, निरंतर खेतों में लेने से क्या होता है, वो उनका जो जड़ तंत्र होता है वो मृदा में एक ही जगह से पोषक तत्व लेता रहता है। निरंतर एक ही प्रकार की फसलें लेने से कीटों का, रोगों का, खरपतवारों का प्रकोप भी होता रहता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें लगाने से न केवल जोखिम कम होता है, परंतु आपका जो मृदा स्वास्थ्य है, आपके पशुधन का स्वास्थ्य है, किसानों का आर्थिक जो लाभ है, और पर्यावरण, जैव विविधता, सभी के लिए एक तरह से ये समन्वित एक लाभ की पद्धति है। और सिर्फ फसल विविधीकरण नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि किसानों को नई नई चीज़ें सीखनी है, अलग अलग प्रकार की फसल विविधीकरण ही नहीं बल्कि कृषि विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए, और एक उसको व्यावसायिक खेती की तरह विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के जो अन्य सब्सिडरी व्यवसाय हैं कृषि के, जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बतख पालन है, या जो डेयरी आधारित उद्योग हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और प्रसंस्करण की में अपना कौशल विकास करके, और न सिर्फ इससे लाभ में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि आपका मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि सहित आपको निरंतर वर्ष भर आय मिलती रहेगी। तो चूंकि किसानों का आमतौर पर देखा जाता है, जब आमदनी एक तो धीरे धीरे कम हो रही है, लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है, और वो जो आमदनी होती है तब होती है जब फसल बेचते हैं, यानी कि साल में 2 या 3 बार। तो यदि आप विविधीकरण करते हैं फसलों का और जो व्यवसाय है उनका, तो उससे आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहती है, वर्ष भर आपको आय मिलती रहती है। और जब आप स्किल इंप्रूवमेंट करते हैं, यदि सभी किसान जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि आजकल सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, एफपीओज बनाने के लिए आह्वान किया जाता है, इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर भी आप जुड़कर, और एक क्षेत्र में एक प्रकार की जहाँ पे फसलें होती है या विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, उनका किस तरह से प्रसंस्करण करें, उसके लिए इनपुट्स खरीदने के लिए आप जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। पर जो फसल विविधीकरण की बात करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण यही है, आप जो नई फसलें हैं, नई जो सब एंटरप्राइजेज है, उनको लगाने के लिए आप तैयार रहें, प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़े तो वो भी लें, और अपने जो कौशल है उसमें निरंतर विकास करने की जरूरत है, ताकि इसको वास्तविक रूप से मूर्त रूप दिया जा सके। जी, डॉक्टर बाना जी, इसको अगर समझे कि जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि एक साथ कई मेहमान बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार एक खेत में कई फसलें उगाकर हम विविधीकरण कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे एक विंडो में कई सारी जानकारियां आप मेहमानों से हम ले पा रहे हैं। रुक करते हैं डॉक्टर मोना जी का। डॉक्टर मोना जी, आपसे हम समझें कि विविधीकरण को लेकर महिलाओं के योगदान की अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक महिला वैज्ञानिक भी हैं, अगर हम महिलाओं को शामिल करते हैं, शुरुआत महिलाओं से अगर की जाए, महिलाओं को किस तरह से विविधीकरण में सम्मिलित किया जाए? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फसल विविधीकरण समय की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को हम यदि महिलाओं के सहायता से जोड़े, तो हम जैसे कि धान गेहूं उगा रहे हैं, इसमें यदि हम कोई भी नगदी फसल, बागवानी वाली फसल उगाना चाहते हैं और विविधीकरण की सहायता से प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम महिलाओं का, घर की महिलाओं का योगदान उसमें बढ़ा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा उत्पादन की लागत है वो कम हो सकती है, क्योंकि हम घर की
कि महिलाओं का उसमें योगदान बढ़ा रहे हैं। साथ में महिलाओं का एक और योगदान हो सकता है प्रसंस्करण। स्वयं सहायता समूह आजकल जो चलते हैं उनके माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारी महिलाएं बहनें जो हैं वो प्रशिक्षण ले सकती है। जैसे कि सर ने बताया, यदि कोई टमाटर की खेती कर रहा है तो वो टमाटर न बेचकर, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा टमाटर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत कम मूल्य में हमें इसे मार्केट में बेचना पड़ता है, तो महिलाएं इसके लिए केचप बनाने की, जैम जेली बनाने की विधियों का कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण ले सकती हैं। और उसका आप जैसे कि स्वयं सहायता समूह बना लिया, एफपीओ बना लिया, इसके माध्यम से यूनिट लगा के अपने एरिया में या विलेज आसपास के क्षेत्रों में इकट्ठा करके आप बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आपका आपने उत्पादन किया है उसका सही मूल्य भी मिलेगा। साथ ही साथ आप जो जोखिम है उससे भी बचेंगे। यदि आपको कभी कम समय में ज़्यादा लाभ चाहिए वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाएं का योगदान और हो सकता है कि अपने क्षेत्रों की महिलाओं को वो और छोटी छोटी यूनिट्स लगा के प्रशिक्षण दे। कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर, क्योंकि सारे लोग तो एक साथ कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण नहीं ले सकते, यदि एक दो चार ने भी ले लिया, वो अपने क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करें इसमें आगे आने के लिए। उन्हें तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी कृषि के माध्यम से और इस फसल विविधीकरण या कृषि विविधीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती है और भारतीय कृषि में अपना योगदान दे सकती है। जी, तो महिलाओं का योगदान भी विविधीकरण में अमूल्य है और जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर मोना जी ने बताया, महिलाएं आगे बढ़कर इस प्रकार से विविधीकरण का हिस्सा बनकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकती हैं। हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं जो मेरठ से हैं, सोरन सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। सोरन जी, आपका स्वागत है सच के साथ में। अगर हम आपके अनुभव की बात करें, आप पहले कौन सी फसलें उगाते थे, फिर आपको अचानक क्या हुआ, आप विविधीकरण की तरफ से क्यों मुड़े और विविधीकरण से आपको अब क्या लाभ हो रहा है? देखिए, आज से 20 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना, धान और गेहूं की ही फसल उगाता था जी। लेकिन गन्ना जब लगातार हम किसी भूमि में बोते थे तो उसकी उर्वरा शक्ति कम होती चली गई जी, गन्ने की पैदावार कम होती चली गई। तो किसानों ने और जो कृषि विज्ञान केंद्र गांव मतलब देहात में है जी, वहाँ के लोगों ने भी संपर्क करा, वहाँ के वैज्ञानिकों ने संपर्क किया किसानों से गांव-गांव जाके और उनको फसल विविधीकरण के बारे में जानकारी दी जी। तो अब वो गन्ने के अलावा दूसरी फसलों की तरफ भी उसका रुझान है, वो बागवानी भी करता है। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, एक आदमी ने एक गांव में 14 बीघे में अमरूद का बाग लगाया, कलकत्ता से बड़ी वैरायटी, अच्छी वैरायटी का अमरूद लाया। उसने उसको मार्केटिंग करी प्रॉपर तरीके से। अब उसे मार्केटिंग करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, जो ठेली रेड़े वाले हैं वो खुद वहाँ आ जाते हैं और उसका अमरूद बहुत अच्छी कीमत पर लेकर चले जाते हैं जी। उसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के गांवों में करीब 34-35 गांवों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उस प्रदीप चौधरी नाम के व्यक्ति किसान ने वहां पे जाकर बाग लगवाने का कार्य किया। तो इससे जागृति तो आ रही है और आज केवल एक फसल पर डिपेंड किसान नहीं है। किसानों ने विविधीकरण को तो किसी हद तक अपना लिया, लेकिन इस विविधीकरण के अंदर जो दूसरे और मद आते हैं, जैसे कुक्कुट पालन, जैसे बत्तख पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, इन कार्यों को करने में गांव देहात में अभी कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन है, सामाजिक हिचक रहती है कि फलाना आदमी इतनी ज़मीन है उसके पास, उसके बाद भी वो मुर्गी पाल रहा, वो अंडे बेच रहा, फलाना आदमी सुअर पालन कर रहा। तो इसके चलते वहाँ हिचक है और उसको ख़त्म करने के लिए सरकार को और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। कृषि विभाग की तरफ से कई सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन वो कागजों में ना होकर अगर वास्तव में ज़मीन पे जाएं और गांव के लोगों को विश्वास में लेकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करें तो वो कार्य भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और गांव आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब किसान आत्मनिर्भर होगा। और किसान आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र माध्यम उसकी फसलों का विविधीकरण है। डाइवर्सिफाइड खेती अगर वो करेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, उसके खर्चे पूरे होंगे, वो आगे तरक्की करेगा। जी, सुरेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ बताई हैं और कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु भी उठाए हैं, उसको भी हम समझेंगे कि कैसे जो ये सामाजिक बंधन जो है और जो वैचारिक मतभेद यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी एक समस्या का देखने को मिलती है, खासकर
ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो इसका समाधान क्या हो सकता है, और भी कुछ बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है, जानकारी और सिलसिला जारी है। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ। फसल विविधीकरण से कैसे अच्छा कमाई कर सकते हैं किसान भाई, इस सच को तलाशने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे डॉक्टर शिवाधर जी का। डॉक्टर शिवाधर जी, आपने सुना हमारे जो किसान हैं सोरेन, उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर आज भी देखने को मिलता है कि अगर विविधीकरण की तरफ कोई बढ़ता है, सिर्फ खेती के लिहाज से नहीं, जैसे इसमें पशुपालन भी है और भी चीज़ें हैं, कोई बतख पालन करता है, कोई सूअर पालन करता है, तो उसको एक अलग सोच से देखा जाता है। क्या ज़मीनी स्तर पर ये आज हकीकत है और इसको बदलने में किसान भाई कैसे आगे बढ़ें? हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है कि विविधीकरण का ये हिस्सा है, जितना हम वैरायटी लेकर आएंगे, जितना वास्ट जा सकते हैं, उतना बेहतर रहेगा एग्रीकल्चर के लिहाज से? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है ये कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर वेजिटेरियन डाइट है, जहाँ हम लोग शाकाहारी हैं, वहाँ अगर हम सूअर पालन करते हैं तो हमारा समाज उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है। बतख पालन, मुर्गी पालन ये भी करो तब भी शायद उतना अच्छा नहीं देखा कई बार बकरी पालन में भी देखने को मिलता है। बकरी पालन में मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सोच है। अगर इनकम को देखोगे तो आप उसमें कई गुना ज़्यादा इनकम पाओगे, लेकिन इनकी बात को भी हम जो समाज है उसकी भी हमें परवाह करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, हमारे व्यवसाय अनंत हैं, एक नहीं हजारों व्यवसाय हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुअर पालन ही करें, आप उसकी जगह और भी व्यवसाय ले सकते हैं। हमारा हॉर्टिकल्चर प्रधान हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, उस क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर से जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप हम कहते हैं, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स में आजकल कितनी एग्जॉटिक बाहर की जो आ रही हैं, जैसे ब्रोकली है, एस्पेरेगस है और इस तरीके की कई सब्जियां हैं, उनको लगाइए आप, बाजार में बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा। आप फ्लोरिकल्चर पे जाइए, एक एक फ्लावर, एक एक बर्ड जब सही अगर मार्केट में आप उनको सही तरीके से उगाएंगे तो आप देखिए गुलाब की एक एक बर्ड 20-20 रुपए, 25-25 रुपए की बिकती है, कभी कभी और ज़्यादा की भी बिक जाती है। ऐसे ही बहुत सारी लिली इस तरीके की हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी बाजार में डिमांड भी है और हमारे देश में ही नहीं है, वैश्विक स्तर पर हम निर्यात के लिए भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो विविधीकरण का मतलब ये नहीं कि हम जो चीज़ पसंद हमारी जनता नहीं कर रही हम उसी को उगाएं, हम जो चीज़ पसंद कर रही उसी में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा पैदावार वाली चीज़ें ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घुसा सकते हैं जो हमारे हर काम में आए। जैसे अभी मोना जी के ने बहुत अच्छा बताया कि जो विमेंस को, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए इसमें विविधीकरण में। अब विविधीकरण में आधे से ज़्यादा काम तो हमारी महिलाएं देखती हैं। अगर खेती का देखा जाए तो आधे डिसीजन उनके होते हैं, भाई घर में जो ज़रूरतें हैं
हम अगर धान गेहूं उगा रहे हैं तो धान गेहूं के साथ एक छोटा सा 1 एकड़ में क्या घर में हर तरीके की सब्जियों को नहीं उगा सकते? बिल्कुल। क्या फलों की जरूरत अपने खेत से पूरी नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या जो वानिकी के जो पेड़ हैं उनसे पूरा नहीं कर सकते? क्या उसमें चारा के प्रावधान नहीं कर सकते? तो इसके साथ में ये होगा कि एक तो आप जो फसल उगा रहे हैं, साथ में दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन, हमारे बाना जी ने जो बताया कि पशुपालन को भी ले लो, तो उसके लिए चारा भी चाहिए जी। तो विविधीकृत करिए। जो फसल हम धान गेहूं उगा रहे हैं उसके बीच में चारा का भी कहीं रखिए प्रोविजन, बरसीम भी उगा सको आप, लूसर्न भी उगा सको। तो मेरा कहने का मतलब है जितना ज़्यादा विविधता उतना ही ज़्यादा फायदा। बिल्कुल। चाहे वो मॉनेटरी हो, मतलब पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो वातावरण के हिसाब से हो, चाहे वो ज़रूरतों के हिसाब से हो, चाहे समाज के हिसाब से हो, विविधीकरण से हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है जी। और मैं देखता हूँ कि हमारे प्राचीन काल में भी हम आज से 40 साल 50 साल पहले, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले या उसके बाद भी देखें तो एक हमारे किसान भाइयों में जो विविधीकरण की जो पद्धति है उसे अपनाने की एक कला थी, अपने से ही वो सीखे हुए थे जी। मक्के के खेत में चले जाइए तो उनकी कचरी भी हो रही थी, कचरी के साथ में तोरई भी लगा रखी थी, चारों तरफ उन्होंने ग्वार की वो लगा रखी थी लाइन, जिसे अगर कोई बाहर का जानवर आ जाए उसी मुल जा रहे मक्का को ना नुकसान पहुंचाए, और साथ साथ वो जो ग्वार की फली तैयार उनसे सब्जी हो, और फली तोड़ने के बाद चारा इतना बढ़िया हाई प्रोटीन युक्त चारा अपने जानवरों के लिए हो जाए। तो बहुत सोची समझी ये सब चीज़ें हमारे किसान भाइयों ने पहले से भी अपना रखी थी। ज़रूरत है हम ध्यान देने की किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी चीज़ टिकाऊ है और कौन सी चीज़ हमारे वातावरण को फ़ायदा कर रही है, हमारे भूमि को फ़ायदा कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा कर। थाली में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाएंगी तो हमें पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, पोषण अच्छा होगा। कम से कम चीज़ें आप लाएंगे तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य पे इसका दिखाई देगा जी। तो विविधीकरण हर मामले में ये अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाना जी का रुख करें। डॉक्टर बाना जी, डॉक्टर शिवाध्वज ने बताया कि पहले के हरित क्रांति के पहले के समय की बात करें, जो हमारे पूर्वज खेती करते थे वो इन तरीकों को अपनाते थे, लेकिन ये जो अब तरीका था ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। क्या लगता है आपको, समस्या कहाँ है? क्या किसान भाइयों के बीच में जागरूकता कम होती जा रही है, या ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में, ज़्यादा भ्रामक जानकारियों के चक्कर में किसान भाई चीज़ें कर रहे हैं? जब इतनी संभावनाएं हैं, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जगह जगह पर सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी करती है कि विविधीकरण किया जाए, तो कैसे हम प्रोत्साहित करें किसान भाइयों को, कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको इस चीज़ के लिए मनाएं कि भैया विविधीकरण कीजिए, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं उसी खेत से? जी, यदि हम बात करें हरित क्रांति के समय की, तो उस समय की मांग थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाद्यान्नों की कमी थी और हमें आयातों पे निर्भरता थी। तो इस कृषि प्रधान देश में जहाँ पर जनसंख्या ज्यादातर खेती पर निर्भर थी और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी, उसके खाद्यान्नों की पूर्ति करना अनिवार्य था। आज हम ऐसी स्थिति में है, 354 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन है, साथ ही हमारे जो हॉर्टिकल्चर का उत्पादन है उसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है, दुग्ध उत्पादन में हम नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। तो अब जो समय है उसमें हम विविधीकरण को अपना सकते हैं, जिसमें न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है बल्कि पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और उसके लिए न केवल हमें आज धान गेहूं के खेतों की बात करनी चाहिए, वो तो उसमें तो विविधीकरण चाहिए ही चाहिए हमारे जो बाना जी। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कैसे उनको प्रोत्साहित करें, कैसे मनाएं उनको कि भैया इसको कीजिए, इससे आपको अच्छा मुनाफा ही होगा। किसान को देखकर सीखता है। कुछ हमें जैसे कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जयपुर के पश्चिम में एक मिनी इजराइल कह के काफी फेमस इलाका हुआ है, बारानी क्षेत्रों के गांव हैं ये। इनमें कई बार तो मानसून पर आधारित खेती होती है, दूसरी रबी की फसलें लेते ही नहीं है। उन किसानों ने क्या किया, संरक्षित खेती अपनाकर, हॉर्टिकल्चर अपनाकर इस तरह से विविधीकरण किया, जिससे कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ना, गेंदे की वो फूल, गुलाब का फूल एक कली 20 रुपए में बिकती है, तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर अपनाई, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अपनाया, खीरे की खेती करी, चेरी टोमेटो की खेती करी, एक्जोटिक खेती, बेमौसमी फसलों की खेती करी, जिससे उनको लाभ हुआ और वो लाखों में लाभ हुआ। और उसको देख के वो चीज उस क्षेत्र में काफी विकसित हुई। इसी तरह के हमें मॉडल विकसित करने होंगे और किसानों को दिखाने होंगे। वो जो 2-4 हजार रुपए के लाभ से और उस तरह से वो उतना अपीलिंग नहीं लगेगा, उनको निश्चित रूप से ही वो जो लाभ वाली सक्सेस
स्टोरेज को व्यापक रूप से प्रचारित करना होगा और इस दिशा में आईसीएआर ने प्रयास भी किए हैं। अभी हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसान के खेतों में, किसान के द्वार हमारे वैज्ञानिक गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर आईसीएआर के वैज्ञानिक घर घर जाकर इस तरह की स्टोरेज को बताया है। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस तरह की सफलता की कहानियां जो दूसरे किसान हैं उनको प्रोत्साहित करेगी कि किस तरह से हम विविधीकरण अपनाएं। और उसके साथ ही कई बार विविधीकरण अपनाने से इसलिए भी डरता है कि विशेषज्ञता नहीं होती है, बिल्कुल जानकारी का अभाव होता है जी। तो इस तरह के अभियानों के द्वारा आईसीएआर के संस्थानों से जुड़ने से, और अब तो जैसे पूसा समाचार है हमारा, तो वो हम हर किसान तक पहुंचाते हैं। वो आप जो IARI से जुड़ के रहें, जो सरकारी संस्थान है, आईसीएआर के संस्थान है, उनके से जुड़ के रहें, तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रशिक्षण आपको घर बैठे ही मिल जाते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्रों पर, आईसीएआर के संस्थानों पर आकर भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो वो किसानों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और निश्चित रूप से इसको हम जमीन पर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, तो मॉडल स्थापित करना होगा और किसान भाइयों तक वो जानकारियां पहुंचानी होंगी जिन जानकारियों का अभाव की वजह से किसान भाई विविधीकरण की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क फैक्टर है। सोरेन जी का रुख कर लेते हैं। सोरेन जी कहते हैं कि किसी की जेब में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन ये गुस्ताखी मैं करने जा रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप विविधीकरण से कितना कमा लेते हैं? हालांकि ये कोई जानकारी न देता है न कोई पूछता है, लेकिन फिर भी किसान भाई इसकी तरफ मुड़े, इस तरफ जागरूक बने, तो थोड़ा सा बताइए कि विविधीकरण से आप कितना कमा लेते हैं? देखिए, अगर मैं एकल फसली व्यवस्था को ही अपनाता हूँ तो एक फसल से मेरी जो भी आमदनी होगी जी, वो एक फिक्स आमदनी हो गई। लेकिन अगर उसके साथ साथ मैं दूसरी फसल और दूसरी के साथ तीसरी फसल भी उसमें बोल देता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी आमदनी 30% से लेके 200% तक बढ़ सकती है। ये फैक्ट्स हैं, मैं अध्ययन किया है इस पर। और निश्चित रूप से एक जोखिम कम होगा, एक आमदनी बढ़ेगी। अगर मेरी एक फसल, जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक फसल मेरी खराब भी हो गई मौसम की वजह से, किसी अन्य कारण से, तो मेरी दूसरी फसल तो है, मैं उसको बेचकर अपना लालन पालन करूंगा, अपनी आजीविका को मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। और जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मेरा आम का बाग है, काफी बड़ा मेरा बाग है, मैंने उसमें सरसों भी बोई थी, उसमें पहले आलू भी लगाते थे हम लोग। अभी एक छोटा बाग मैंने तैयार किया है, तो उस बाग में ये मूंग खड़ी है मेरी। लेकिन पहले तो नहीं होती थी ये चीज़ें। जब से कृषि वैज्ञानिक इस गांव की व्यवस्था को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए आगे आए हैं, गांव-गांव में जाके इन लोगों ने बताया है कि आप कृषि विविधीकरण करो, उससे आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी फसल, जब दूसरी फसल अतिरिक्त मिल जाएगी उसी भूमि में, एक ही पीस ऑफ लैंड में अगर आपको दूसरी फसल भी मिल रही है तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी जी। तो इससे आमदनी बढ़ाने का तो किसान के पास इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है कि वो फसल का विविधीकरण करे और जितने भी मद इसमें आ सकते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं, सारी अपनानी चाहिए। निश्चित रूप से आज की तारीख में गांव में जो रहने वाला किसान है वो ये चाहता मेरा बेटा किसानी ना करे जी, क्योंकि आमदनी कम होती जा रही है खेती में। लेकिन उस आमदनी को अगर हम बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार के साथ साथ उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो खेती के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा होगा जी। ये तमाम बातें आपने बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि विविधीकरण से आप कितना कमा लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर मोना जी की तरफ। डॉक्टर मोना जी, आपसे अगर समझने की कोशिश करें, जो जानकारियों का अभाव है, वो जो जानकारियों के अभाव के पुल को बनाना है किसानों के बीच में, उस गैप को ब्रिज करना है, उसके लिए हम क्या करें, क्या प्रोत्साहन करें? क्या जमीन स्तर पर जैसे एक विकसित कृषि संकल्प अभियान को चलाया गया, वृहद संख्या में वैज्ञानिक हमारे किसानों तक पहुंचे, किसानों के द्वार तक पहुंचे, खेतों में पहुंचे, टेस्टिंग की गई, तमाम चीजें की गई, इसके बावजूद भी और क्या प्रयास हम कर सकते हैं जिससे किसान भाई इसके बारे में जागरूक हो सके और इस तरफ आगे बढ़ें? देखिए सर, लोगों ने बताया कि जैसे फसल विविधीकरण है, ये केवल हमारा खाद्य सुरक्षा नहीं देता, पोषण सुरक्षा भी देता है। साथ ही साथ जल, जमीन और जलवायु, ये तीनों चीज़ का ध्यान रखने वाली एक तकनीकी है जिसको अपनाना एक समय की ज़रूरत है। तो इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि हम अभी सरकार के द्वारा चलाया गया था विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसकी सहायता से भी बहुत सारे वैज्ञानिक किसानों से जुड़े, किसानों को अपनी बातें समझाने का प्रयास किए। साथ ही साथ हम मोबाइल फ़ोन, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो इस मोबाइल फ़ोन
या फिर टीवी टॉक, ये सब के माध्यम से भी हम किसानों तक ये पहुंचा सकते हैं अपनी बात कि हम फसल विविधीकरण को कैसे अपनाएं, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया कि मॉडल विकसित करें, क्योंकि सारे किसान तो आपके अनुसंधान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्र तक नहीं आ सकते, लेकिन उन तक हमें अपनी बात, क्योंकि देखकर सीखना मुझे लगता है सबसे अच्छी तकनीक है। तो जो भी हम मॉडल विकसित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे हम मॉडल विलेज बनाए या मॉडल को रेप्लिकेट करें उस क्षेत्र में, ताकि उस एरिया से आसपास के जितने भी क्षेत्र है वो किसान उस क्षेत्र एक मॉडल को देखें और उसको अपना सके। तो मुझे लगता है मॉडल का रेप्लिकेशन, जैसे ऑन फार्म ट्रायल्स होते हैं, इसके माध्यम से इनको हमें रेप्लिकेट करना होगा विभिन्न क्षेत्रों में, ताकि ये अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके। जैसे कि हम आपको बता देंगे, लेकिन हाँ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको अपनाने का तरीका मतलब अपनाने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, आप कृषि अनुसंधान केंद्र हैं जितने, उनके माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा कर ले कि हमें कौन सी फसल लगानी, कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना है, कितनी दूरी में बोना है, कितना बीज लेना है। ये सारी तकनीकों का आपको जब तक अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे से फसल विविधीकरण की तकनीक को नहीं अपना सकते। तो आपको ये सब जानकारी लेनी होगी और उनका इनपुट है वो भी आपको प्राप्त करना होगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा उसका उपयोग और लाभ प्राप्त कर सके और अपनी जल, जमीन, जलवायु सबका ध्यान रख सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। जी, तो कुल मिलाकर बात ये कहना है कि जागरूकता ही बचाव है और जागरूकता से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर शिवादर जी का रुख करें। डॉक्टर शिवादर जी, इन तमाम चीज़ों के बीच में कई बार किसानों को ये भी कहते हुए हम सुनते हैं, कई बार किसानों की जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, वो ये भी बनती हुई नजर आती है। आप भी इस बात से सहमत होंगे, तो आप बताइएगा अपने जवाब में। कई बार किसान ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है, हमने धान की खेती करी, गेहूँ की खेती करी, मक्का लगाया, कुछ भी लगाया, बेमौसम बरसात हो जाती है, कहीं पर जल प्रबंधन उस प्रकार से नहीं हो पाता तो फसल बर्बाद होती है। जब उनको हम इस बारे में बताते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि आप इस तरीके से कीजिए, तो कहते हैं कि जब एक ही फसल हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम दो फसलों को कैसे संभाल पाएंगे। हालांकि दो फसलों का लेने का यही मतलब है कि अगर एक फसल आपकी बर्बाद हो गई तो एक से आप मुनाफा ले पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जब मौसम का प्रभाव, ओलावृष्टि हो गई तो दोनों फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी दृष्टि में, और ये जो विचारधारा बनी हुई है कि एक हम संभाल नहीं पा रहे हैं, दो चार हम कैसे संभालेंगे, तो ये इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, वैसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, उसमें कभी कभी इस लेवल की होती हैं, उसमें कोई भी उपाय नहीं चलता है जी। ये तो बात हम सहमत हैं हम किसान भाइयों से। लेकिन जो हमने पहले भी इस चीज़ का उपाय बताया है कि विविधीकरण ही इसका उपाय है। वो इसलिए उपाय है कि भाई आप 4 फसलें लगा रखी हैं, अगर कोई ऐसी आपदा आती है, तापमान बढ़ गया, मान लीजिए पानी नहीं बरसा, मान लीजिए एक बस सबसे बड़ा उदाहरण ये सूखा पड़ गया, अगर साथ में आपने दालों की खेती कर रखी है या कुछ ऐसी चीज़ें जो गहरी जड़ वाली हैं वो कर रखी हो, तो निश्चित ही आपकी वो फसल बच जाएगी और जो धान वगैरह है वो कम पैदावार देगी, ख़त्म हो सकती है। तो इसमें उपाय में विविधीकरण में खुद ही उसका बचाव है। जो क्लाइमेट से बचने का, जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं, जो वातावरण चेंज हो रहा है आजकल, बदल रहा है, उस बदलाव को सहन करने के लिए तो विविधीकरण है जी। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई गढ़वाल मंडल में एक पद्धति थी 12 नाजा सिस्टम। 12 नाजा, जिसमें 12 अनाज एक साथ उगाते थे जी। उसमें दालें भी होती थी, उसमें मिलेट भी होते थे, उसमें चारे वाली चीज़ें भी होती थी, उसमें सब्जी की भी होती, सब एक साथ मिला दे। तो हम जैसे साइंटिस्ट जाते थे ये क्या कर रखा है, लेकिन उसके पीछे राज ये था कि बरसात ज़्यादा हो गई तो दूसरी फसल तैयार हो गई, बरसात कम हुई तो दालें तैयार हो गई, बीच में सब्जियां भी तैयार हो गई, जानवरों के लिए चारा भी तैयार हो रहा है जी। और बॉर्डर पे लगा हुआ भीमल के पेड़ उनके खेतों के चारों तरफ लगाते, उससे जानवरों के चारा भी मिल गया, उन्हें रस्सी भी बनाने के लिए मिल गया, साबुन भी मिल गया, सब कुछ उससे मिल गया। तो आप चाहे मौसम खराब हो, चाहे उनके पास दालें लगा दी उसके सीरियल के साथ, जो मिलेट के साथ, तो जो नाइट्रोजन की कमी वो भी पूरी हो गई। बिल्कुल। तो अपने में ही प्रकृति ने इतना बढ़िया संतुलन बना रखा है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम प्रकृति को सपोर्ट करें और प्रकृति के साथ चलें, तो आपका ये विविधीकरण सबसे बड़ा उपाय है जो कि प्रकृति के साथ चलने वाला है। और इन सब चीज़ों का, जो चीज़ें आपने बताई, इन सब की जो धारणा है आपकी अपने आप बदलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उठाइए। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा जी
जैसे इस साल आलू उगाने वाले किसानों को ले लीजिए। आलू उगाने वाले किसानों ने पूरी जोत में आलू लगाया जी, और आलू का रेट उनका डाउन हो गया। ठीक, आलू का रेट उन्हें मिल नहीं रहा है। जिन किसान भाइयों ने वहीं पे गेहूं लगा रखा था और फसलें लगा रखी थी, उन्होंने अपना एवरेज जो जितना मुनाफा होता था उतना उनका हो गया, और जिन्होंने सिर्फ आलू लगाया तो वो बेचारे इंतजार कर रहे कब रेट मिले। तो ये विविधीकरण का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को समझना होगा, और हम समझते भी हैं। लेकिन क्या होता है, जब आदत पड़ जाती है साइकिल चलाने की तो मोटरसाइकिल लेते हुए डर लगता है बिल्कुल कि पता नहीं मोटरसाइकिल हम कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वही हाल है, नई जो फसलें उगाएंगे या जो नई नहीं होती उस इलाके में हम लाएंगे तो ये लगता है पता नहीं इसमें हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो रिस्क जोखिम जितना ही ज़्यादा उठाओगे उतना ही ओवरऑल आपकी इनकम का जोखिम कम होगा। बिल्कुल, जोखिम से ही जोखिम की काट है। बिल्कुल। तो आप जो है इस चीज़ को सोचें और थोड़ा सा नए पद्धति पे जाएं, नई चीज़ों को अपनाएं और विविधीकरण बढ़ाएं। जी, तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी और प्रयास करेंगे तभी हम शुरुआत करके आगे बढ़ पाएंगे। और जब एक कदम चलेंगे तो क्योंकि हमारे देश के जो तमाम कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसानों के हित में काम करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है विविधीकरण से लेकर तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, वैज्ञानिकों से संवाद कर सकते हैं, और आपके हित के लिए ही सारे वैज्ञानिक काम करते हैं और आप आगे बढ़ सकें, विविधीकरण करके अच्छा खासा अपनी कमाई को बढ़ा सकें, सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकें अपने आप को। इसीलिए हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो आपकी सेवा में काम कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज एक ऐसे सच को हम तलाश कर रहे हैं जिसके जरिए किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कितना कुछ बदल सकता है फसल विविधीकरण से, इसके बारे में हम जान रहे हैं। रुक करते हैं डॉक्टर बाना जी का एक बार फिर से। डॉक्टर बाना जी, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किसान भाइयों के अंदर एक डर बना रहता है कि जिस एक मौसम में हम एक फसल को नहीं संभाल पाते तो, और प्राकृतिक आपदाएं भी किसान भाइयों को जो समय समय पर परेशान करती हैं। इसका एक समाधान सरकार ने निकाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर कृषि विविधीकरण के जरिए कोई किसान भाई 2 फसलें एक साथ लेता है तो क्या उसमें भी हम फसल बीमा करा सकते हैं? और फसल बीमा क्या एक ऐसा उपाय है जिससे इस जोखिम को कम किया जा सकता है? और साथ ही साथ अगर हम बात करें जोखिम प्रबंधन को लेकर, तो क्या जोखिम प्रबंधन का एक ये उपाय है कि फसल बीमा योजना को लेकर हम विविधीकरण करके आगे बढ़ सकते हैं? जी, एक या 2 कोई भी फसल लगाएं तो उन सब का बीमा हो सकता है। और ये तो वैज्ञानिक शोधों से स्थापित हो चुका है, और हमने बार बार ये बताया भी है कि सहफसली खेती करके या एक जगह अलग अलग प्रकार की 2 या 2 से अधिक फसलें लगाने से, मेड़ पर पेड़ का जो आह्वान निरंतर किया जाता है, उससे
न केवल आपके जो आमदनी है उसमें वृद्धि होती है, बल्कि जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनकी सुरक्षा में भी सुनिश्चितता आती है। और यदि हम देश के स्तर पर बात करें तो जब हम आत्मनिर्भर और विकसित होने की बात करते हैं तो हम वो तभी संभव है जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। और गांवों को आत्मनिर्भर करने का तरीका है एक प्रकार की फसल लगा के और सिर्फ खेती करके हम बेच और उसमें उत्पाद बेच के आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। उसके लिए जो हमारी किसानों की उम्र जो हरित क्रांति के आसपास लगभग 31 साल होती थी, आज वो 42 साल है। यानी कि किसान खेती से दूर जा रहा है, सिर्फ बुजुर्ग किसान बचे हैं जो खेती कर रहे हैं। यदि युवाओं को आकर्षित करना होगा तो उनको हमें लाभ देना होगा, और वो कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण और प्रोसेसिंग इनको अपनाकर ही संभव है। हमें नए नए स्टार्टअप स्थापित करने पड़ेंगे। हमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ऐसी योजनाओं का लाभ लेके हमें जो जोखिम है उसको कम से कम करते हुए हमें नए नए उत्पाद, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग और जो एफपीओ निर्माण करके और बाकी जो युवा साथी किसान हैं उनके साथ मिलकर उत्पादों को विपणन करना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती करना, और जो समय की मांग है, मांग आधारित खेती करना कि ये अमुक कमोडिटी की ज्यादा मांग आ रही है। जैसे कि अभी हमारा उपभोग करने का भी पैटर्न बदल रहा है। जो फास्ट फूड, हालांकि वो नुकसान करते हैं परंतु उनकी मांग बढ़ रही है, तो उनके लिए भी किसानों को इस तरह की चीजें जैसे कि चिप्स बनाने का है, तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, आराम से किया जा सकता है। तो थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट से अलग अलग तरह के विभिन्न जो एंटरप्राइजेज है उनकी तरफ हमारे युवाओं को रुझान करना होगा, और जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल विविधीकरण है उसको आराम से अपनाया जा सकता है। उसमें उद्यानिकी है, बकरी पालन है, बाकी जो अन्य व्यवसाय है उनको सबको आसानी से उनको समाहित किया जा सकता है, समावेश कर सकते हैं, और इन सबको मिलाकर ही हम गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो पूरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी। और डॉक्टर बाना जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, अगर हम पशुपालन की बात करते हैं या इससे जुड़े हुए जो तमाम सेक्टर्स हैं उनकी बात करें, सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है। और बहुत दुख होता है मुझे कहते हुए कि हमारे देश में इतना शहद उत्पादन होता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई अपनी फसलों के साथ अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में ये देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ की जो फसलों की गुणवत्ता होती है वो बाकी फसलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन शहद के कंजप्शन की बात करें अगर हमारे देश के स्तर पर प्रति व्यक्ति, तो बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है। ये बहुत दुखद बात है क्योंकि शहद के अंदर इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को काफी बीमारियों से दूर रखते हैं। क्या मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है, एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए आपकी फसल की गुणवत्ता तो महत्वपूर्ण होगी, अच्छी होगी ही, साथ ही साथ हमें ऐसा उत्पाद भी मिलता है जिससे कई बीमारियों से हम लड़ सकेंगे? जी, विशेषकर जो परंपरागत फसलें हैं जैसे कि सरसों की फसल है, सब्जियों वाली बहुत सारी फसलें हैं, ये गर्मी के मौसम में जो भी कुकुरबिट्स हैं उनमें परपरागण नहीं हो पाता है, तो मधुमक्खी पालन से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता ही है। और शहद उत्पादन करके जो यदि बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक शहद आजकल बेच रहे हैं, जो बाजार में 300-400 रुपए किलो शहद जो बिकता है उसको वो 800 से 1000 रुपए प्रति किलो शहद तक बेच रहे हैं। तो शहद और मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है, विशेषकर उन जो पेरी अर्बन क्षेत्र हैं जहां पर आप आसानी से विपणन कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के लिए जो परंपरागत फसलें जहां पे लगाते हैं उन क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पर ये उसमें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो उनको मिल सकता है आईसीआर के संस्थानों से, कृषि विज्ञान केंद्रों से। और बहुत सारे आजकल तो किसान बड़े स्तर पर दिल्ली के आसपास में देखता हूँ कि बहुत सारे किसान हैं जो, क्योंकि पहले देखते थे नॉर्थ ईस्ट में ही कुछ किसान शहद पालन कर रहे हैं, पर दिल्ली के आसपास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कर रहे हैं, तो उनको देख के सीख सकते हैं। और नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एवेन्यू हो सकता है हमारे कृषकों के लिए, युवा साथियों के लिए, जिसमें वो लेकर और आगे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर मोना जी, आपका रुख करता हूँ मैं, और हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, सरकार के एक प्रयास का एक ऐसा कदम हमें देखने
को मिला नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के, नवाचार के इस्तेमाल की, हम देख रहे हैं कि किसी ज़माने में बैल से खेती हुआ करती थी, आज धीरे धीरे समय बदला, ट्रैक्टर की खेती शुरू हुई और आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए खेती में सब कुछ करना संभव है। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें या फिर नवाचारों के प्रयासों की बात करें, ये कैसे कृषि विविधीकरण में बदलाव ला सकते हैं, इनका योगदान कैसा है? बिल्कुल, नवाचार या फिर जैसे आप बता रहे हैं ड्रोन दीदी स्कीम, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, आप फसल विविधीकरण कर रहे हैं, आपने बहुत सारी फसल ले ली, ठीक है, और उसके बाद आपको यदि कुछ स्प्रे करना है दवाइयों का इसका, तो आप ड्रोन के माध्यम से आप उतना ही लिमिटेड मात्रा में दवाई का उपयोग कर सकते हैं। ये जैसे आपके क्षेत्र में कोई भी कीड़े लग रहे हैं, बीमारियाँ हो रही है, उसके रोकथाम के लिए आपको यदि कोई भी स्प्रे करना है तो आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, स्प्रे करना है, उसके लिए भी आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ड्रोन के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको पानी की कमी है या कहाँ नहीं है, तो उस ड्रोन के माध्यम से आप मतलब नवाचार या ड्रोन जो भी है, इसके सहायता से आप न केवल आप एक तकनीकी का उपयोग करके न केवल आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में आप अपने क्षेत्र में कीड़े, बीमारी, इन सब का भी रोकथाम कर सकते हैं। ड्रोन एक और मैं बताना चाहूँगी इसके माध्यम से, अब जैसे कि पानी भी बहुत क्षेत्र में नहीं होता है, कम होता है, तो इसके माध्यम से आप जैसे कि ड्रोन का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी सहायता से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, तो आप आपको जानकारी होगी कि हाँ हमें यहाँ पानी अप्लाई करना है, जिसके कारण आपका उत्पादन, कई बार होता है कि पानी नहीं अप्लाई करने से उत्पादन में कमी आ जाती है, तो इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो हम इसका मतलब, लेकिन ये है कि इसको हम उपयोग कैसे करें, क्योंकि ड्रोन तकनीकी हमारे जैसे कि देखा है कि हमारे देश में ऐसे छोटे और मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, तो इसको उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर है, इसकी सहायता से उपयोग इसको बढ़ा सकते हैं, या कुछ FPOs हैं, उसमें वो अपना ड्रोन ले लें और उसको वो रेंट पे अपने क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराएगी, क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में अपना मतलब काम कर सकता है। जैसे स्प्रे करना हो तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में स्प्रे कर सकते हैं, तो ये सब माध्यम हो सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर या FPO, इसके माध्यम से हम इसके उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इसे खरीदना सबके बस पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे हम नई नई तकनीकों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो कम समय में इसका भी एक अच्छा उपाय किया जा सकता है कि कम समय में आप तकनीक का इस्तेमाल करके सटीक चीज़ों को पहचान सकते हैं, सटीक छिड़काव कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा खेत को कवर कर सकते हैं, अगर आप तकनीक के जरिए भी कृषि विविधीकरण में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी कार्य करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, अगर जल प्रबंधन की बात की जाए, एक सीमित संसाधन प्रकृति ने हमें दिया है। अगर हम बात करें देश के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर जल स्तर जो है बहुत घटता जा रहा है दिन ब दिन, बुंदेलखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ के किसान बहुत त्रस्त रहते हैं जल की वजह से। ऐसे क्षेत्रों के अगर किसानों की बात की जाए, उनके लिए कृषि विविधीकरण में क्या समाधान है? और अगर हम देखें खरीफ के मौसम में धान की खेती कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती है, और धान एक ऐसी फसल है जिसकी शुरुआत ही पानी से होती है और प्लेट में आने तक उसको पानी चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान जो ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जल प्रबंधन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए कृषि विविधीकरण के लिए क्या समाधान है? और धान की खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके लिए अगर हम देखें, या फिर खरीफ के मौसम में जिन फसलों की खेती की जाती है, कृषि विविधीकरण के लिहाज से उनके लिए क्या समाधान है? देखिए, सबसे कम जहाँ पे पानी, जहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में समस्या आती है कि बरसात के समय पानी बहुतायत उपलब्ध होता है और बाकी सीजन में पानी के लिए हम तरसते हैं, हमारे बहुत सारे फसलें जो है सूखी रह जाती हैं। तो एक तो सबसे पहला उपाय है जिसके लिए हमारी सरकार की तरफ से हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा उपाय कर रही है कि जो जल है उसका किस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, और इसके लिए काफ़ी योजनाएं, काफ़ी गवर्नमेंट इसमें पैसा भी दे रही है। राजस्थान में इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और जल भंडारण करके उसका समय समय पर एफिशिएंट तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि हम जैसे फ्लड इरिगेशन पहले करते थे कि सीधा क्यारी बनाई उसमें भर दिया। सिंचाई के तरीकों में बदलाव, सिंचाई के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं हम। टपक सिंचाई पद्धति है, स्प्रिंकलर है, तो इस तरीके की पद्धतियों को हम अपना रहे हैं। इससे न कि पानी के साथ साथ हम खाद देने का तरीका भी बदल रहे हैं और उसमें घुलनशील खादें मिलाकर, और हम जब पौधों की ज़रूरत होती है उस समय पर दे रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी दे रहे हैं। तो इसे प्रिसीजन भी कहते हैं।
तो ये डाइवर्सिफिकेशन ही एक तरीके से प्रोसेस का डाइवर्सिफिकेशन है। हमारे जो इनपुट देते थे उनका डाइवर्सिफिकेशन है या विविधीकरण है। इसी तरीके से हम उन फसलों को ज़्यादा समावेश कर सकते हैं इस विविधीकरण में जिनमें कम पानी की आवश्यकता है। जैसे दाल वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इनमें ज़्यादातर पानी की कम आवश्यकता होती है धान्य वाली फसलों के मुकाबले। ऐसे ही धान के लिए, जहाँ आप कह रहे कि धान उनका उगाना जरूरी है, वहाँ उस धान के ही उगाने वाले किसान हैं, उन किसान भाइयों को आजकल जो ट्रांसप्लांटिंग करते थे, जो पौध लगाते थे, और रोपाई की बजाय हम सीधे बिजाई पद्धति से जो धान की कई तरीके उपलब्ध हो गए हैं, तो इस तरीके से उसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या उसको हम विविधीकृत कर सकते हैं। तरीकों के में बदलाव करना होगा और जिस तरीके से सीमित संसाधन हमें जल का मिला हुआ है, तो हमें सिंचाई पद्धति में बदलाव करना होगा और सरकार के जो प्रयास हैं उन प्रयासों के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होगा। समय समाप्ति की ओर इशारा करा, तो आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत कम समय में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा। डॉक्टर बाना जी, फसल विविधीकरण को क्यों अपनाना चाहिए, किसान भाइयों को कैसे प्रेरित करें? जी, फसल विविधीकरण के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि ICAR की एक NPSS ऐप है, उसमें आप नई फसलें उगाते हैं, उनके भी रोगों और कीटों के बारे में और उनसे जो समस्याएं हैं उनका समाधान सुनिश्चित है। तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको डरना नहीं है। नई फसलें और नए उद्यम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। सोरेन जी, आप अपने अनुभव से क्या साझा करना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए, क्यों आगे बढ़ें? बेसिकली भले ही हम कितना ही डिजिटल हो गए हों, लेकिन अभी भी गांव में जो काम की चीज़ें हैं उनकी तरफ किसानों का ध्यान नहीं पहुंच पाता है। जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है, आपने फसल तो तैयार कर दी, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं हो पाती जी, और मार्केटिंग ना होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पाता किसान विविधीकरण की तरफ भी। जैसे तो बाजार और जैसे फ्लोरिकल्चर की जी बाजार की व्यवस्था करनी होगी, इसके लिए भी सरकार को काम करना होगा, और जो आसपास के किसान हैं वो भी मिलकर बाजार की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर मोना जी, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे। मैं यही बोलूँगी, फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र में जो आपकी आवश्यकताएं हैं, पहले तो घर की आवश्यकता, क्षेत्र की आवश्यकता और बाजार की उपलब्धता, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप नई नई तकनीकी जानकारियों को जुटाकर कृषि अनुसंधान के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान में जुड़ के आप इनका लाभ ले सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। जी, तो इन तमाम विकल्पों का इस्तेमाल कर किसान भाई अगर देखा जाए तो कृषि विविधीकरण में आगे बढ़ सकते हैं, फसल विविधीकरण में आगे बढ़ सकते हैं, और इन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर उसी खेत से, जिस खेत से आप अभी तक फसलें लेते आ रहे थे, उन्हीं खेतों से, उन्हीं आसपास की ज़मीनों से आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें फसल में बदलाव कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चुनाव करें। साथ ही साथ हमने जिस तरीके से पशुधन की बात करी, पशुधन का इस्तेमाल करके कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, ये तमाम ऐसे ऑप्शन है जिसके जरिए किसान भाई खेती किसानी में परिवर्तन लाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और यही समय है, सही समय है, प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कई बार, और किसान भाइयों को भी इस बात को समझना होगा। डॉक्टर रामस्वरूप बाना जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर शिवाधर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बारीकी से आपने समझाया किस प्रकार से कृषि विविधीकरण में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर मोना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। श्री सोरेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने अनुभव से आपने बहुत सारी बारीक बिंदुओं पर हमारे किसान भाइयों का ध्यान खींचा और समाधान बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का सच के साथ में जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान भाइयों, आज के सच के साथ में बस इतना ही, और इस सच को हमने जाना कि कैसे विविधीकरण से कैसे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं, और ये मुमकिन भी है अगर आप जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही आज के सच के साथ में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ और नए सच को हम तलाशेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI